नमस्कार मित्रों, मैं विभोर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, कल एंजॉय किया होगा वीकेंड का, खूब पढ़ाई भी की होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम पास आ रहा है, बहुत पास होता जा रहा है। 4 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है और तारीख हो गई आज 8 जून। हाँ दोस्तों, तारीख हो गई 8 जून। यूपीएससी ने दी थी 5 तारीख हमें। 5 तारीख में बताया था कि कब होगा एग्ज़ाम। आज बात करते करते 8 तारीख आ गई है दोस्त। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, जो हम पढ़ रहे थे बैंक की कुछ टर्मिनोलॉजी M1, M2, M3, M4 और M0। ठीक है दोस्त, उससे पहले देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। दोस्त, आज हमारा टॉपिक चल रहा है बैंकिंग। मैंने बताया था 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उसमें आज हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। बैंक क्या है, बैंक की टर्मिनोलॉजी, उन सभी टर्मिनोलॉजी को जानेंगे आपके साथ। क्या क्या देखेंगे उसमें, हम देखेंगे क्या प्राइमरी डिपॉजिट होती है, क्या कैश डिपॉजिट होती है, क्या पैसिव डिपॉजिट्स होती है, क्या सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, क्या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं, एक्टिव डिपॉजिट्स को जानेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स को जानेंगे, बैंक मनी को जानेंगे। क्या होता है CRR, क्या होता है LRR, क्या होता है कुशन मनी, क्या होता है वैलिड मनी, क्या होता है एक्सेस रिजर्व। सब चीज़ जानेंगे आपके साथ, बिल्कुल आराम से मस्ती से जानेंगे दोस्त। घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के संग शेयर कीजिए। जल्दी से दोस्त, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए दोस्त वीडियो को, और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। दोस्त, सबसे पहले एक बार 2 मिनट लेंगे, हम रिवीजन कर लेते हैं अपना पिछला। हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी मनी ऑफ सप्लाई में M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है दोस्त, मैं एक बार जल्दी से समरी करके बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं ये। दोस्त, M0 क्या था? जो भी पैसे में मुद्रा थी वो, प्लस बैंकों की RBI के पास डिपॉजिट्स, प्लस RBI की अन्य के पास डिपॉजिट्स। क्या था क्या दोस्त? चलिए, अच्छी बात है, या तो आना ही था क्योंकि आपने इतना अच्छी तरह से पढ़ा था। अगला M1, करेंसी विद द पब्लिक, यानी कि हमारी जेब में जितना पैसा है, प्लस डिपॉजिट्स अमाउंट, मनी डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, यानी कि हमने अपने अकाउंट में, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट में, जो भी पैसा लगा रखा है, प्लस अमाउंट इन द RBI के पास अन्य जमा। ठीक है दोस्त। M2 में क्या था? जो M1 था उसमें मैंने अपना पोस्ट ऑफिस 5 रुपए वाला पिगी बैंक, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, उसे जोड़ दिया था यहाँ। तो करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट्स अकाउंट ऑफ द पब्लिक, प्लस पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स, प्लस RBI के पास रखी अन्य डिपॉजिट्स। M3 कुछ नहीं था, FD प्लस RD, यानी कि टाइम डिपॉजिट जोड़नी थी M1 में। ठीक है दोस्त। FD फिक्स डिपॉजिट, एक मुफ्त जमा, RD रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग मतलब थोड़ा थोड़ा करके 5-5 रुपए जमा कर दिए और एक दिन में बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। M4 सब कुछ जोड़ दूं, सब कुछ मतलब सब कुछ। RBI के M0 नहीं जोड़ना, M1 से लेके M3 तक का जोड़ दो। R1 के, सॉरी, पब्लिक के, हमारा जेब में रखा पैसा, हमारे अकाउंट का पैसा, हमारे टाइम डिपॉजिट्स यानी कि FD RD, हमारे पोस्ट ऑफिस में रखा पैसा, सब कायम आ गया M4 में। दोस्त, एक चीज और रह गई थी, मुझे अभी जस्ट अभी ध्यान आई, मैं कहा था आपसे कुछ बताना है मुझे। हमने इसे बोला था, उससे पहले हम देख लेते हैं। अभी ये तो हाई पावर्ड मनी हो गई, इसे तो इसकी तो बात ही अलग है दोस्त। ये तो हो गई हमारी हाई पावर्ड मनी, हम बात कर रहे थे इनकी। तो इसे बोलते थे हमने, इसे भी नैरो मनी बोला था दोस्त। नोट कर लेना ये वाली बात, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर स्टेटमेंट में पूछी जाती है ये वाली बात। ये हमारी ब्रॉड मनी और ये भी हमारी ब्रॉड मनी।
भाई इस M0 को फिलहाल यहाँ से हटा दूँ, मान लो नहीं है, और मैं बात करूँ लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी, ठीक है दोस्त, तो इसकी लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा हाई होगी लो होगी? बहुत सही सोच रहे हैं आप दोस्त, हाई होगी। इसकी लेस देन M1 लेस देन M2 और इसकी लो लिक्विडिटी। सर एक बार समझा दीजिए कैसे। बिल्कुल दोस्त समझा देता हूँ। M1 हाई लिक्विडिटी, आखिर हाई लिक्विडिटी क्यों है? वो इसलिए है दोस्त, हाई लिक्विडिटी इसलिए कि वो पैसा हमारे पास ही है, वो सब पैसा प्रचलन में है ना, हमारी जेब में रखा है, हमारे पास है, हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पास है। M2 लेस M1 से कम हो गई, क्यों? वो पैसा हमने डिपॉजिट्स कर दिया पोस्ट ऑफिस में। M3 दोस्त अब तो और कम हो जाएगी, क्यों? वही पैसा जब तक हमारे पास था, जब भी था, अब तुमने डिपॉजिट कर दिया ना, जब हम बैंक में जाके जमा कर दिया है भाई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए हमने फिक्स कर दिया पैसा, वो पैसा हमारे पास नहीं है ना, जब आएगा जब भी बनेगी ना, याद रखना दोस्त, FD हो या RD हो, मतलब कोई भी डिपॉजिट्स जो टाइम डिपॉजिट्स होती हैं वो लिक्विडिटी का भाग नहीं बन सकती, क्यों? वो पैसे की तरफ रखा गया, वो फिलहाल अभी काम नहीं आ सकता। उसके बदले हमें क्या मिल गया? कागज के, हमें पैसों के बदले एक बॉन्ड मिल गया, और बॉन्ड से हम सामान तो नहीं खरीद सकते ना दोस्त, सामान खरीदने के लिए तो पैसे की जरूरत है ना। मैंने पहले भी कहा था, जब पहली क्लास पढ़ा रहा था, मैंने बताया था आपको मनी, तो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था उसमें, मनी क्या है? जिसके माध्यम से हम लेन देन कर सके। और आप बताइए, क्या बॉन्ड के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता ना दोस्त। इसलिए M3 में लिक्विडिटी बहुत कम होगी, तरलता बहुत कम होगी। और M4 तो सब चीज़ें जोड़ दोगे दोस्त, सब चीज़ें, तो इसमें कहाँ लिक्विडिटी रह जाएगी? जो पैसा डिपॉजिट कर दिया उसमें लिक्विडिटी कहाँ रह जाएगी? ठीक है दोस्त, याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछता है ये कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? M1 में होगी, M2 में उससे कम होगी, M3 में और कम होगी, और M4 में लिक्विडिटी सबसे कम होगी। ठीक है दोस्त, याद रखना इस बात को, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये मुझे समझाना था, एक बार रिवीजन में हो गया आपका, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए, और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता दोस्त, वीडियो लाइक कीजिए यार, मैं प्यार से आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, नहीं ईजी एकदम। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं टर्म डिपॉजिट पाता हूँ बैंक सिस्टम पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स बनाते चल रहे होंगे, हैंड टू हैंड बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और है नोट्स बने हुए तो यार रिवाइज करते रहिए हैंड टू हैंड। इतनी सरल टर्मिनोलॉजी बुक्स में तो मिलती नहीं, खासकर इकोनॉमी की, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या लिखा था, मेरी समझ में नहीं आता बुक्स का। तो चलिए दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं बैंक की। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो शायद इस चैप्टर में मुझे 2 दिन लगेंगे, एक दिन में शायद चैप्टर ना निपटे और निपट जाए, नहीं निपटेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अब आएंगी। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई हैं आपकी, एक CC इकोनॉमी रह गई है, और 1-2 टर्मिनोलॉजी और रह गई है, LCR है, WLR है। चलिए मैं सब आगे जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, यानी कि इसे हम बोलते हैं प्राथमिक जमा। क्या है दोस्त प्राथमिक जमा? प्राथमिक जमा कुछ नहीं है, जो भी पैसा हम बैंक को जाकर जमा करते हैं, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो चेक से हो, जो भी पैसा हम बैंक को जाकर जमा करेंगे वो सब आता है प्राइमरी डिपॉजिट्स में। ठीक है दोस्त, कुछ भी पैसा, मनी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो चेक हो, हम जाकर डिपॉजिट्स करेंगे
शर्मा जी के बैंक में मान लीजिए पीएनबी हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, कुछ भी हमने जाके डिपॉजिट किया बैंक में, वो क्या हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है दोस्त, प्राइमरी डिपॉजिट्स में ये हम निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हम इसे कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चेक से जमा कर सकते हैं, कैश से जमा कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, करंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है, जो भी पैसा हम बैंक में जाकर जमा करते हैं वो सभी पैसा हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स कहलाती है, प्राथमिक जमा कहलाती है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला असाइनमेंट। सर ऐसे ये क्या है कैश डिपॉजिट्स? तो प्राइमरी डिपॉजिट्स को ही हम कैश डिपॉजिट्स भी कहते हैं, कैश नगद जमा। देखो कैश डिपॉजिट्स क्या है, कैश डिपॉजिट्स नगद जमा, नगद करते हैं ना हम जाकर, इसलिए इसे हम बोलते हैं नगद जमा भी बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, और इसे ही पैसिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। याद रखना दोस्त, अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले पैसिव डिपॉजिट्स या कैश डिपॉजिट्स क्या है, ये स्टेटमेंट में पूछ ले कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है, तो प्राइमरी डिपॉजिट्स हमारी जो भी बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं वो क्या कहलाती है, प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है दोस्त, चलिए अच्छा एक बात बताइए, आखिर बैंक इस पैसे का करता क्या है? बहुत ध्यान से समझने वाली टर्मिनोलॉजी दोस्त, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये बात समझ में आ गई, चैप्टर समझ में आ गया, गारंटी है इस बात की। ठीक है, मान लीजिए भाई अभी भूल क्या, अभी तो गरीब आदमी एक तरह 100 रुपये जाके जमा करिए बैंक को, उसने बैंक के पास गया, शर्मा जी के पास, शर्मा जी ये 100 रुपये जमा करने हैं। शर्मा जी कह रहे ठीक है भैया लाओ 100 रुपये लाओ, मान लीजिए विवोर गया बैंक के पास, शर्मा जी का 100 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसी एक व्यक्ति एस गया, उसके 200 जमा कर दिए, वो थोड़ा सा मालदार है। वाई गया, वो और मालदार था, उसने साहब क्या करा, उसने जमा कर दिया 300। एक जेट था, उसने जमा कर दिए 400 रुपए। दोस्त बैंक के पास कुल आ गया 400, 300, 700, 200 और 1000 रुपए। बैंक के पास आ गए कुल 1000 रुपए, यानी कि बैंक की ये क्या आ गया, प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक के पास 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट्स आ गई। तब बैंक क्या करेगा इसका, बहुत ध्यान समझने वाली बात है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए दोस्त, एक मिनट, बैंक के पास आ गए प्राइमरी डिपॉजिट्स के रूप में 1000 रुपए। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसका कुछ परसेंट निकालेगा। मान लो 10% बैंक ने निकाल के रख लिया, 100 रुपए बैंक ने निकाल के रख लिए। ठीक है ना, 100 रुपए निकलेंगे ना, कितने बचे, 900 बचे। बैंक के पास क्या बचे, 900 रुपए। ठीक है, चलो अभी अब बात ये करते हैं दोस्त, फिलहाल यहाँ समझते हैं आके, बैंक ने कुछ पैसा निकाल के रख लिया, चलो अच्छी बात है, निकाल के रख लिया, क्यों निकाल के रखा है बताऊंगा। अब आप गए लोन लेने बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास लोन लेने गए कि बैंक शर्मा जी के पास गए लोन लेने की, शर्मा जी मुझे लोन चाहिए। शर्मा जी ने बोला ठीक है मैं लोन देता हूँ। मान लीजिए मैं ही गया लोन लेने शर्मा जी के पास, मैं शर्मा जी से बोला शर्मा जी मुझे लोन चाहिए। शर्मा जी के अच्छा विभोर जी आपको लोन चाहिए, आओ बैठो। शर्मा जी के पास में बैठा, शर्मा जी ने कहा ठीक है मैं लोन देता हूँ। कितना लोन चाहिए, शर्मा जी जितना मैक्सिमम हो सके उतना दो। शर्मा जी देखा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। शर्मा जी ने देखा मेरे पास जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है वो 1000 रुपए है। कितने रुपए है शर्मा जी के पास, 1000 रुपए है। ठीक है, अब शर्मा जी देखिए किस प्रकार लोन बांटते हैं, बैंक कैसे लोन बांटता है। शर्मा जी ने क्या किया, मैंने कहा था कुछ परसेंट तो बैंक
अलग पैसा रख लेगा निकाल के, ये पैसा बैंक ने अलग रख लिया, ये निकाल के रखता ही बैंक। ठीक है दोस्त, ये इसे नाम वैसे हम CRR देते हैं, अरे कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है फुल फॉर्म, इसकी क्या सिस्टम है, इसलिए आप अभी इसे भूल जाइए क्या लिखा है। बैंक ने फिलहाल, बैंक के पास आ गए 900 रुपये, बैंक ने क्या कहा, ठीक है शर्मा जी मैं आपको तो ठीक, शर्मा जी बोलते हैं ठीक है बोल दिया मैं आपको लोन देता हूँ 900 रुपये का, मेरे पास 900 रुपये है, मैंने ठीक है चलो शर्मा जी 900 रुपये का दे दो, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी ने क्या किया, अब देखिए शर्मा जी ने कितना बढ़िया लोन दिया मुझे, शर्मा जी ने लोन दिया मुझे 1000 रुपये थे, 10% निकाल लिया, 900 रुपये का मुझे लोन दे दिया। अब मैं क्या है सारे पैसे एक साथ तो लेगा नहीं, शर्मा जी और ना शर्मा जी मुझे 900 रुपये कैश देंगे। शर्मा जी क्या करते हैं कि विभोर जी जब आपको जरूरत होगी तो आप पैसा अकाउंट से ले लेना, मैं आपके जो पैसा है आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ। दोस्त वो पैसा क्या मेरे पास आया, नहीं आया ना, पैसा तो अभी तक बैंक के पास ही है, भले ही मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे हाथ में तो नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं आया ना, तो पैसा रहेगा अभी भी बैंक के पास। अब शर्मा जी ने क्या किया, वो पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया, एक अकाउंट बन गया एक और बैंक में। ये मतलब बैंक के अपनी टर्म अपने सिस्टम है, ध्यान समझिएगा। अब इसका भी क्या करा, 10% शर्मा जी ने निकाल लिया, जबकि पैसा मुझे दे चुके फिर भी, यानी कि अब पैसा बचा हमारा, सॉरी 90 रुपये निकाल लिए, यहाँ पैसा बचा 810 रुपये। चला के देखिए दोस्त शर्मा जी की, इसमें थोड़ा सा नीचे लिख लो सही से, पैसा बचा 810 रुपये, शर्मा जी मुझे लोन दे चुके हैं 900 रुपये का, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है, पर क्या है पैसा मुझे मिला अभी तक नहीं मिला, मेरे अकाउंट में है ना, मैं एक बार में निकालूंगा। शर्मा जी जानते हैं कि विभोर की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि विभोर एकदम सारा पैसा निकाल लेगा, आगे विभोर की इतनी जरूरत नहीं है, वो विभोर सारा पैसा एकदम निकाल लेगा, इसलिए हमने पैसा विभोर के अकाउंट में डाल दिया, पैसा वही 1000 रुपये है, उसे देखो कितने बार घुमाएंगे। अब हमारे पास शर्मा जी के पास बचा बैंक में 810 रुपया, अभी 900 विभोर को दे दिया 1000 रुपये में से, अब शर्मा जी के पास बचा 810 रुपया। अब शर्मा जी क्या करेंगे, एक व्यक्ति और आया, एक व्यक्ति ए आता है शर्मा जी के पास, ये लोन तो ले लिया विभोर ने, अब व्यक्ति ए आता है शर्मा जी के पास कि शर्मा जी लोन चाहिए, शर्मा जी कह रहे ठीक है भाई साहब लोन मिल जाएगा आप आइए। तो शर्मा जी ने क्या किया, शर्मा जी के पास 900 बचे थे ना, तो इस 900 का फिर 10% कटौती की, 810 बचे वो उस व्यक्ति के अकाउंट में दे दिया, वो लोन 810 रुपये का इस व्यक्ति को दे दिया। और शर्मा जी की अपनी बात वही है, बैंक यही सोचता है कि 810 रुपये की जरूरत है ना, एक साथ नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा खर्च करेंगे, और इस प्रकार 810 रुपये शर्मा जी ने इसके अकाउंट में भी डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे ले लेंगे। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति भी आता है, उसने फिर कहा शर्मा जी मुझे लोन चाहिए, शर्मा जी कह रहा ठीक है लोन मिलेगा। शर्मा जी ने फिर 10% निकाला, इसका 81 रुपये निकाले और अमाउंट घटाया, यहां बचा दोस्त 729 रुपये बचा, और शर्मा जी ने 729 रुपये व्यक्ति के अकाउंट में भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोस्त ये कब तक करते रहेंगे प्रक्रिया, जब तक कि अमाउंट जीरो ना हो जाए, जब तक कि अमाउंट जीरो ना हो जाए। अब भरता ये अमाउंट 10% निकालते निकालते हमारा अमाउंट पूरा एक दिन 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो लोन कब तक बांटेंगे, ये लोन कब तक बांटेंगे शर्मा जी, जब तक कि हमारा अमाउंट जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो बैंक कैसे लोन देता है दोस्त, याद रखना है टर्मिनोलॉजी समझ लेना, बैंक कैसे लोन देता है। एक बार दोबारा बता रहा हूं, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। बैंक के पास जमा हुए कुल 1000 रुपए, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गई। अब बैंक क्या करता है, कोई व्यक्ति उसके पास लोन लेने गया, कोई व्यक्ति बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक ने क्या किया, ठीक है मैं विभोर बैंक के पास लोन लेने गया, मैंने कहा भाई मुझे बैंक लोन चाहिए, ठीक है मैं SBI के पास गया, मैं SBI से बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए, SBI ने कहा ठीक है सर आपको लोन मिलेगा।
उसने पूछा मुझसे कितना लोन चाहिए सर, इतना मैक्सिमम हो सके उतना दिलवा दिए। SBI ने देखा कि मेरे पास 1000 रुपये आए हैं आज, तो मैं उसी 1000 रुपये का लोन दे सकता हूँ। तो SBI ने कुछ पैसा अलग निकाल के रखा और जो पैसा बचा उसका मुझे लोन दे दिया। अब बैंक जानता है कि मैं सारा का सारा पैसा एक बार में खर्च नहीं करूँगा। आप भी हैं दोस्त, अगर आपने कभी लोन लिया हो बैंक से, या आपके घर वालों ने लिया हो, या आपकी जानकारी में किसी ने लिया हो, तो आप जानते होंगे कि पैसा बैंक आपके अकाउंट में देता है, कैश नहीं देता। और वो सारा का सारा पैसा आप एक बार में नहीं निकाल लेते, आप थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, यूज़ करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, उसके बाद आप किस्त भी जमा करते रहते हैं। तो सारा का सारा पैसा आप एक बार में यूज़ नहीं करते। तो वही चीज़ है बैंक की, कि बैंक ने मुझे 900 रुपये का लोन दे दिया। अब एक व्यक्ति बैंक के पास जाता है, वो बैंक से लोन मांगता है। बैंक कहता है ठीक है आपको लोन मिलेगा। बैंक के पास तो वो 1000 रुपये थे ना, अब 1000 नहीं रहेगा, बैंक के पास थे 900 रुपये। तो बैंक क्या करेगा, इस 900 का कुछ परसेंटेज निकाल के रखेगा, इधर अलग रख लेगा, और जो बचा उसका बैंक लोन दे देगा। ठीक है दोस्त, फिर उसको कुछ परसेंट निकालेगा, फिर ऐसे करते करते जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए बैंक लोन देता रहेगा। ठीक है, अच्छा सर ये अमाउंट क्यों रखता है बैंक, ये बताइए आप, ये अमाउंट क्यों रखता है? बिल्कुल दोस्त, ये अमाउंट इसलिए रखता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति XYZ में से कोई व्यक्ति आ जाए जिसने अपना पेमेंट जमा किया था, वो अगर पैसा मांगने आ जाए 10, 20, 50, 100 रुपये अगर वो लेने आ जाए अपने चाट पकौड़ी खाने के लिए, तो बैंक इस अमाउंट में से अपना पैसा, जो अमाउंट है, इस अमाउंट में से उस व्यक्ति का पैसा लुटा दे। वरना अगर नहीं लुटाएगा तो क्या कहेगा कि बैंक कंगाल हो गया, कि बैंक के पास इतना पैसा भी नहीं है कि बैंक में 10, 20, 50, 100 रुपये मुझे चाट खाने के लिए दे दे। समझ गया दोस्त? तो ये पैसा इसलिए बैंक रखता है, और ये सब पैसा क्या करता है बैंक, लोन बांटता रहता है और इससे कमाता है। और दोस्त ये जो पैसा है ना, ये वाला जो हमें लोन के रूप में मिलता है, यही पैसा जो हमें लोन के रूप में मिलता है, यही है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। द्वितीयक जमा। ठीक है दोस्त, तो बैंक से जो धन हमें लोन के रूप में मिलता है, याद रखना, बैंक से जो धन हमें लोन के रूप में मिलता है वो सब धन क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसे ही एक्टिव डिपॉजिट भी बोलते हैं और इसे ही डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसे, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, यानी कि व्युत्पन्न जमा। इसे ही व्युत्पन्न जमा भी बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो बैंक हमें जो धन लोन के रूप में देता है, बैंक से हमें जो धन लोन के रूप में मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है तो एक लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसे ही हम एक्टिव डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम जो कैश में जमा करते हैं, चेक से जमा करते हैं, वो प्राइमरी डिपॉजिट्स, और जो पैसा बैंक हमें लोन के रूप में देता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इतनी बात समझ में आ गई? याद रखना, बैंक हमें अपने अकाउंट में पैसा देता है, केवल इसी वजह से दोस्त। अच्छा सर एक बात बताइए, चलिए तो पता चल गया, इसे कुछ और भी बोलते हैं क्या? हाँ दोस्त, ये CRRB ही है, कैश रिजर्व रेशियो। फिलहाल याद रखो CRRB ये है। क्यों निकालता है, कैसे निकालता है, वो बताऊंगा भी आगे जब टर्मिनोलॉजी आएगी। ठीक है ना, आने वाली है, उम्मीद करता हूँ वो टर्मिनोलॉजी भी आने वाली है आपके समक्ष। तो मैं प्राइमरी डिपॉजिट समझ में आ गई, सेकेंडरी डिपॉजिट समझ में आ गई। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, गौरव अग्रवाल सर्च कर अपने कल बताया था, संघ राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से एक चैनल हमारा ग्रुप भी है, चैनल भी है, उससे सब्सक्राइब टेलीग्राम पर, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे।
टेस्ट वगैरह। चलिए अगला है दोस्त डिमांड डिपॉजिट्स। मांग जमा, ये क्या है सर, बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे दोस्त। जो भी हमारी प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गई, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो गई, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गई और सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो गई, वो क्या है, वो ही मिलाकर डिमांड डिपॉजिट्स बनती हैं। ठीक है, तो बैंक में जमा, प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमाओं को मिलाकर क्या कहते हैं हम? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसे ही बैंक मनी भी बोलते हैं, इसे ही बैंक मनी भी बोलते हैं। दोस्त पानी पी लो 2 मिनट। चलिए आप यार इतने लाइक कीजिए चैनल, यार आप लाइक नहीं करते वीडियो को। चलिए दोस्त, तो हमने हमारी ये हो गई, 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 ये हो गई और ये हो गई। लग रहा है आज दो मेरी घड़ी रुक गई, नहीं घड़ी तो चल रही है दोस्त। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दोस्त हमारा CRR। लो जी, आखिर बहुप्रतीक्षित CRR आपका आ ही गया, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्त बहुत सुनते होंगे आप, इसे बहुत पढ़ा होगा अपने अखबार में कि CRR बढ़ गया, CRR घट गया। हिंदी में लिखते हैं ऐसे, नगद आरक्षी अनुपात। आखिर है क्या ये यार? समझो, बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, समझ लो, मजा आ जाएगा समझ के। तो कुछ सिंपल सा समझाऊंगा दोस्त। बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दिया डिमांड डिपॉजिट्स। मान लीजिए 1000 रुपये डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। कुछ पैसा वो आरबीआई के पास दे देगा और कुछ पैसा हमें लोन के रूप में दे देगा। ठीक है, तो बैंक के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है, उसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास रख लेगा, कुछ परसेंट आरबीआई को दे देगा, बाकी का लोन दे देगा। तो बैंक क्या करेगा उस पैसे का? बैंक लोन देता है ना, लोन से तो बैंक कमाता है। तो मान लीजिए 1000 रुपये आया, तो बैंक ने 4% यानी कि ₹40 रुपए बैंक ने दिए आरबीआई को। इसे और हम यहाँ इधर लिख लें, आरबीआई को दिए बैंक ने ₹40। कितना बचा दोस्त? 40 देती 960 रुपए बचे। 960 रुपए का बैंक ने दिया लोन। ठीक है, तो ये 40 रुपए हैं, ये क्या है? यही CRR है। यानी कि बैंक अपनी डिमांड डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत पैसा, अपनी डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखता है। जो भी उसके पास डिपॉजिट आती है उसका एक सर्टेन परसेंट, एक निश्चित प्रतिशत बैंक आरबीआई के पास जमा करता रहता है, वो ही CRR कहलाता है। वो जो पैसा जमा करता है वही पैसा CRR कहलाता है। ठीक है दोस्त, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए
एक बार देखते हैं। हमारे पास 1000 रुपये थे, हमने बैंक में जमा किए, हम गए बैंक में, हमने पैसा दिया बैंक को। चलो ऐसा नहीं है, लिखो तो हमने पैसा दिया बैंक को 1000 रुपये, ठीक है। हमारे पास 1000 रुपये थे, हम गए बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? आरबीआई कहेगा बैंक से कि भाई बैंक रुक जाओ, शर्मा जी रुक जाओ, यार तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, तुम नीरव मोदी जैसे आदमी को पैसा देते हो, भग जाते हो। वो भग जाता देश से, पब्लिक बेचारी हमारी परेशान होती है। या पीएमसी मान लो, दोस्त नाम सुना है पीएमसी का? जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए यार, इंतजार करूंगा तुम्हारा पीएमसी का। मैं बहुत चर्चा मेरा पीएमसी, क्या नाम है इसका, कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। जो हमारा पीएमसी है, बैंक आरबीआई कहता है भाई पीएमसी मुझे यार तुम्हारा भरोसा नहीं है। आरबीआई का ही पीएमसी तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम तो गड़बड़ घोटाला कर लेते हो, पैसा लेके भग जाते हो लोगों का, लोग बेचारे परेशान होते हैं, आत्महत्या करते हैं, तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो पीएमसी कहता है बताइए आरबीआई फिर हम क्या करें, कैसे अपना भरोसा बनाए रखें, आखिर कैसे? तो कहता है भाई जितना तुम्हारे पास पैसा आएगा, जितना तुम्हारे पास रुपया जमा होने आएगा, उसका एक निश्चित अनुपात, उसका कुछ निश्चित पैसा, तो कुछ निश्चित रुपया, निश्चित मात्रा उस रुपये की आप मेरे पास जमा करोगे, जिससे कल के दिन को आप भाग गए, या आपका कोई व्यक्ति जिसे आपने लोन दिया वो आपका लोन लेके भाग गया, तो जो जिन लोगों ने आपके बैंक में पैसा जमा किया है, मैं उसको पैसा लौटा सकूं, आपकी बदनामी ना हो, इसके लिए बैंक क्या करता है, आरबीआई बैंक से कुछ परसेंट पैसा ले लेता है। अच्छा सर, ये परसेंटेज कौन तय करता है? दोस्त चूंकि पैसा आरबीआई रखता है तो परसेंटेज भी आरबीआई तय करता है। वर्तमान में जो प्रतिशत चल रही है वो 4% चल रही है। वर्तमान में जो परसेंटेज चल रही है हमारी सीआरआर की, ये 4% चल रही है, ठीक है दोस्त। तो आरबीआई ने क्या किया, 4% पैसा ले लिया पीएमसी से, और कितना हो गया 40 रुपए। अब इसमें बचा 960 रुपए बचा, अमाउंट बचा 960 रुपए। तो भैया इसे तुम लोन दे दो या कुछ भी करो, अब बैंक स्वतंत्र है, पीएमसी स्वतंत्र है कि 960 तो कुछ भी करे। फिर क्या है 960 है तो अभी याद था ना, इसका फिर कुछ परसेंट वो अलग निकाल के रखेगा, ठीक है ना। फिर बचेगा, फिर वो प्रोसेस जो पुरानी वाली थी वो प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बैंक जितनी भी उसके पास डिपॉजिट्स आती हैं उसका एक परसेंटेज निकाल के आरबीआई के पास जमा करता है, ताकि बैंक अगर भगे, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसके जो ग्राहक है वो बर्बाद ना हो, उनका पैसा ना डूबे, इसलिए आरबीआई अपने पास पैसा रखता है। और जो पैसा बैंक अपने डिपॉजिट का जो पैसा कुछ निश्चित मात्रा आरबीआई के पास जमा करते हैं वही हमारा सीआरआर है। याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो कुछ नहीं है, बैंक अपनी जमा का, अपनी कुल जमा का जो प्रतिशत, एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित मात्रा आरबीआई के पास रखते हैं वो सीआरआर है, ठीक है सर। अच्छी बात तो समझ में आ गई। अच्छा सर, एलआरआर क्या है? एलआरआर क्या है सर, ये बताएंगे आप हमें? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बताएंगे आपको, एलआरआर बताएंगे। तो एलआरआर का फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, कानूनी रिजर्व अनुपात, कानूनी आरक्षी अनुपात। तो वैलिड है ना, कानूनी रूप से आरबीआई कह रहा है, आरबीआई नियामक है इसका, तो आरबीआई नियमन कर रहा है, आरबीआई ने कानून बनाया है, नियम बनाया है, तो वो जो अनुपात है ये क्या है हमारा, यही है सीआरआर को ही हम एलसीआर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब सीआरआर ही है। तो अगर हमसे पूछ रहे कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, तो बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा करता है, उसे ही हम एलआरआर भी कहते हैं। चलिए सर, अच्छा दोस्त एक मिनट रुकिए, कुछ चीजें आपसे जान लेते हैं। एक
चीज बताइए दोस्त, कितना समझ में आ गया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, वो 1000 वाला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। 1000 रुपये आए बैंक के पास, 4% से बैंक ने आरबीआई के पास रख दिया CRR 40 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, रुपये 40 रख दिया। तो अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक से कहा भाई बैंक तुम भाग बहुत रहे हो आजकल, तुम लुटवा रहे हो यार, तुम मिल रहे हो, तुम सही नहीं हो, CRR अब तुम्हारे पर भरोसा नहीं रहा, तो आज से मैं CRR बढ़ा रहा हूँ। बैंक ने क्या किया, CRR कर दिया 5%। बैंक ने CRR कर दिया 5%। कितना रुपये जमा करना पड़ेगा, 50 रुपये रखना पड़ेगा भाई आरबीआई के पास। तो ठीक है, कुछ दिन और आए, विजय माल्या भी देश से भग गया। अब यार कैसी आफत आई। बैंक ने कहा CRR आपसे 6%। कितने रुपए जमा हुए, 60 रुपए, सॉरी 60% नहीं तो 60 रुपए। ठीक है, फिर दोस्त में और घटनाएं हुई और दिक्कतें आई। अब आरबीआई ने कह दिया भाई CRR 100 रुपए है बैंक के पास, इसमें कितना पैसा बचा, यहाँ बचा 960 रुपये, यहाँ बचा 950, यहाँ बचा 940 और यहाँ बचा कुल 900। दोस्त जैसे जैसे CR बढ़ रहा है, बैंक के पास पैसा कम होता जा रहा है ना भाई। यहाँ 10% हुआ तो कुल 900 रुपये रह गया, 4% से 260 रुपये बढ़ गए थे ना, यानी कि 60 रुपये का लोन बैंक ज्यादा दे सकता था। कुछ बात समझ में आ रही है दोस्त? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, बहुत सारा ना समझाएंगे। जैसे जैसे CRR बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये देखो, जैसे CRR बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक की उधार देने की क्षमता, लिक्विडिटी कम होती जाएगी। यानी कि इसे मैं समझे, बैंकों की उधार देने की क्षमता भी तो कम होती जाएगी दोस्त। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए इस बात को। जैसे जैसे CR बढ़ता जाएगा तो बैंकों की उधार देने की क्षमता कम होती जाएगी ना भाई। 4% CRR था तो बैंक को 960 रुपये बच रहे थे, 10% हो गए तो 900 तो रहेगा यार, 60 रुपये भाई। 60 रुपये का तो डिफरेंस बहुत होता है। तो हमने तो कुल 1000 रुपये मानक लिया है ना यार। बैंकों की तो ट्रांजेक्शन करोड़ों में होती है यार। जब ये करोड़ों में बैठेगा, 60 रुपये है तो मान लीजिए 60 रुपये है भाई, 60 करोड़ हो जाएंगे। 60 करोड़ रुपया बैंक अगर कम लोन दे पाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी यार। 60 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा तो, समझ में आ रही है बात? तो बैंकों की उधार देने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो याद रखना, अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, लिक्विडिटी ज्यादा है और आरबीआई को लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, तो आरबीआई उस स्थिति में क्या करेगा, उस स्थिति में आरबीआई क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा, जिससे बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है ना? तो बैंक क्या करता है, सॉरी आरबीआई क्या करता है मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, कल भी बताया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, ये सब चीजें आरबीआई क्या करेगा, बढ़ा देगा। ऐसे ही CRR भी बढ़ा देगा। यानी कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, यदि CRR बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है? तो क्या होगा, CRR बढ़ेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों? अब बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसा बैंक आरबीआई के पास रखेंगे तो उधार कम देंगे, उधार कम देंगे तो पब्लिक के पास कम पैसा आएगा, तो पब्लिक के पास कम पैसा आएगा तो लिक्विडिटी कहां से करेंगे, वो आगे वो व्यापार कर ले या कुछ भी निवेश नहीं कर पाएंगे। और निवेशक याद है ना दोस्त आपको, साइकिल याद है, वो इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से क्या हुआ,
इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ, इनकम होगी, और इनकम से फिर सेविंग होगी, और सेविंग से फिर इनकम होगी, या फिर सप्लाई, मांग और सप्लाई और डिमांड, डिमांड और सप्लाई होगी, सॉरी डिमांड और सप्लाई होगी, ठीक है ना। तो निवेश चक्र याद होना चाहिए हमें, उसी के आधार पर सारा काम इकोनॉमी हमारी वर्क करती है, ठीक है। निवेश होगा, निवेश होगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो आय होगी, आय होगी तो फिर बचत होगी, और बचत होगी तो फिर निवेश होगा, ठीक है दोस्त। तो वही है, आरबीआई ने क्या किया, वहां क्या किया, जो आय हो रही थी उसे अपने पास रखवा दिया, अपने पास वापस ले लिया। जब पैसा ही नहीं होगा तो अब निवेश ही कहां से करोगे, जब इनकम ही नहीं होगी तो सेविंग तो होगी नहीं, सही है दोस्त। तो हमारी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पे क्लियर चलती है, वही हमें चक्र याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्त सीआरआर समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। सीआरआर क्या है, बैंक जो अपने पैसे जो जमा होती है, कुल जमा का कोई निश्चित भाग आरबीआई के पास रखता है, वही सीआरआर है, ठीक है दोस्त। सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी हमारी कम हो जाएगी, बैंकों की धार देने की क्षमता कम हो जाएगी। अच्छा सर, सीआरआर को आपने बता ही दिया, सीआरआर की जो दर है वो कौन करता है, वो आरबीआई तय करता है, ठीक है दोस्त। चलिएगा, ठीक है। इतनी बात तो सर समझ में आ गई। चलिए सर, सीआरआर भी हो गया और एलआरआर भी हो गया। सर अब कुशल मनी क्या है बता दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्त, एक बार बोर्ड साफ कर दूं। अब है सर कुशल मनी। कुशल मनी क्या है दोस्त, सीआरआर की कुल मात्रा, कुशल मनी कुछ नहीं है दोस्त, जो बैंक ये जो पैसा आरबीआई के पास जमा करता है ना, बैंक जो कुल पैसा जमा करता है डिमांड डिपॉजिट का जो निश्चित अनुपात, एक निश्चित भाग जो आरबीआई के पास जमा करता है, वो ही कुशल मनी कहलाता है। या जो भी सीआरआर होता है हमारा, जो कुल सीआरआर की कुल मात्रा हमारी कुशल मनी कहलाती है, या डिमांड डिपॉजिट्स का एक निश्चित भाग, डिमांड डिपॉजिट का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है, हमारी कुशल मनी कहलाता है, ठीक है दोस्त। तो कुशल मनी हमसे एग्जाम में पूछ ले तो सीआरआर की कुल मात्रा या डिमांड डिपॉजिट का एक निश्चित भाग हमारी कहलाती है कुशल मनी। चलिए, कुशल मनी भी हो गई। सर अगला बच्चा वॉलेट मनी, जल्दी से बता दीजिए अभी। वॉलेट पर्स समझते हो दोस्त, वॉलेट क्या है भाई, हमारा पर्स, वॉलेट पर्स को बोलते हैं ना, वॉलेट पर्स, पर्स में जो पैसा बचा वही तो है सर, पर्स में हमारी जेब में, हमारी मेरी दोस्त बैंक की बात कर रहा हूँ ना, आज तो टॉपिक ही बैंक चल रहा है, तो बैंक की जेब में जो पैसा बचा, मतलब सर, मतलब सिंपल सा है दोस्त भाई, बैंक के पास क्या आया, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकंड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट आई, उसमें से बैंक ने क्या किया, कुछ पैसा आरबीआई के पास रख दिया, जिसे आरबीआई ने सीआरआर का नाम दिया। तो यही चीज क्या है दोस्त, वैलिड मनी। सही समझ में, वेरी सिंपल है। यदि डिमांड डिपॉजिट्स में से सीआरआर की मात्रा घटा दें, यदि डिमांड डिपॉजिट्स में से सीआरआर की मात्रा घटा दें, तो जो पैसा बैंक के पास शेष बचता है वो वॉलेट मनी कहलाता है। नहीं है समझ में, एक बार दोबारा सुनिए। बैंक की कुल जमा, जो बैंक की कुल जमा होती है उसमें से बैंक एक निश्चित भाग जो
आरबीआई के लिए अलग रखता है, या सीआरआर की जो कुल मात्रा बैंक निश्चित अनुपात में पैसा अलग रखता है उससे घटा दें, तो बैंक के पास जो निधि बचेगी, बैंक के पास जो मुद्रा बचेगी, जो पैसा बचेगा, वो क्या है, हमारा वॉलेट मनी है। ठीक है दोस्तों, वॉलेट मनी क्या है, बैंक की कुल जमा में से यदि हम सीआरआर की मात्रा को घटा दें या कुशन मनी को घटा दें, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट दोस्त, इसका फोन आ गया, फोन काटना पड़ेगा, सॉरी दोस्त, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं फोन डालता हूँ। दोस्त वॉलेट मनी बात चल रही है ना, वॉलेट मनी में ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉलेट मनी यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल सा, जो हमारी डिमांड डिपॉजिट है, यदि हम उसमें से कुशन मनी को घटा दें, तो जो पेमेंट बचेगा, जो पैसा बचेगा, वो हमारी वॉलेट मनी होगी। तो वॉलेट मनी क्या है, पैसा, भाई जो जेब में पैसा है वही तो है ना सब कुछ हमारे पास। जो जेब में हमारे पैसा है, पर्स में जो पैसा वही तो अपना है ना, तो बैंक का अपना पैसा तो वही है। जो पैसा आया उसने कुछ पैसा तो अलग निकाल के रख दिया, जो बचा वही हमारा वॉलेट मनी कहलाता है, और यही वॉलेट मनी से बैंक उधार देता है। अगला है एक्सेस रिजर्व। तो एक्सेस रिजर्व कुछ नहीं है, यही है दोस्त, एक्सेस रिजर्व भी यही है। यदि डिमांड डिपॉजिट, ये वाला वॉलेट मनी को भी डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, वॉलेट मनी को ही वॉलेट मनी को ही एक्सेस रिजर्व बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये एक्सेस बच गया ना पैसा रिजर्व में, रिजर्व का पैसा एक्सेस बच गया ना, वॉलेट में है भाई, ये तो डिमांड डिपॉजिट हो गई, इसमें से हमने ये घटा दिया, जो बचा वो बचा हमारा एक्सेस रिजर्व। ठीक है दोस्त, चलिए परिभाषा भी हमारी क्लियर हो गई। दोस्त मैं कहता एक तो परिभाषा, वो चीज रह गई थी हमारी परसों, मैं बता देता हूँ वाक्य, उसके बाद अपनी क्लास का एंड करते हैं, बाकी चीजें कल करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, सीसी इकोनॉमी। सीसी क्या है, कमोडिटी इकोनॉमी। सुनो, ध्यान से सुनो भाई, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी मतलब नहीं समझे, वस्तु अर्थव्यवस्था, जो वस्तु विनिमय बताए तो दोस्त, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा फोन है, ठीक है, तब इसके बदले ये मतलब आपस में वस्तु विनिमय बधाई जो इकोनॉमी है। ठीक है दोस्त, कमोडिटी क्या है, वस्तु अर्थव्यवस्था। तो सिंपल सा याद रखना है, अगर कहीं सीसी इकोनॉमी हमें मिल जाए पूछ ले, तो सीसी इकोनॉमी कुछ नहीं है, वस्तु विनिमय आधारित इकोनॉमी है। ये वस्तु विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां वस्तु की बात होती है। कमोडिटी सिंपल सा है, कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, चलिए एक और बचा था हमारा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। संयोग सॉरी संयोग था यो। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है दोस्त, क्या है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग?
पहली बात तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत रेयर कंडीशन में होती है। आवश्यकता हो दोहरा संयोग बहुत रेयर कंडीशन में है। क्या चीज़? मान लीजिए ये मेरा मार्कर हो गया, ये पेन हो गया। एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति कह रहा भाई साहब मुझे आपका ये पेन चाहिए, और उसके पास ये मार्कर है, मुझे मार्कर चाहिए, उसे ये वाला पेन चाहिए। तो उसने मेरा मार्कर उसने मुझसे पेन ले लिया और मुझे अपना मार्कर दे दिया। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों एक दूसरे पर क्या आवश्यकता हो वो पूरा करते हो, दोनों का कार्य एक दूसरे की आवश्यकता को ना अधूरा हो, वहाँ होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोस्त बहुत मुश्किल तो होता है, बहुत ही रेयरली केस है ऐसा कि हो जाए भाई आपको ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं, इसके बिना आपका काम नहीं है। ठीक है, जब ये होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो जाए कि भाई आपको यही चाहिए, कहते ना काश मेरे पास ये होता, दूसरा कहता काश मेरे पास ये होता, तो भाई एक दूसरे से ले लो दोनों चीजें। तो वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है हमारी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है दोस्त, चलिए इसके साथ कुछ और बचा है तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए आपका। चलिए बाकी चीजें फिर कल करते हैं दोस्त, जो कुछ चीजें रह गई हैं अभी एनसीआर WLR तो हम कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, आज ही समझिए। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और साथ में ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्त इतने प्यार से इतने बढ़िया करके आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, वेरी सिंपल वेरी इजी वे में इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, तो यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।